हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। रक्त और हमारा शरीर इस पार्ट में हमने अब तक देखा था कि जो अनिल रहता है उसकी जो छोटी बहन है उसको एनीमिया हो गया है, ऐसा डॉक्टर उसको बताते हैं। तो डॉक्टर उसके कुछ कारण अनिल को बताते हैं कि एनीमिया क्यों होता है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ कारण होते हैं जिससे एनीमिया हो सकता है। तो डॉक्टर यहाँ पे बताते हैं अनिल को कि जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। अगर हम पूर्ण मात्रा में आहार या पौष्टिक भोजन नहीं लेते तो यह जो रक्तकण है ये हमारे शरीर में पूर्णतः नहीं बन पाएंगे। दूसरा यह कि हम जो पानी पीते हैं वह पानी स्वच्छ और साफ़ होना चाहिए, है ना। जो हम लोग पानी पीते हैं वो हमेशा पानी हम लोग छान के हमें पीना चाहिए, वो हमेशा साफ़ होना चाहिए। इसका ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। वह पानी खराब नहीं होना चाहिए या दूषित नहीं होना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ है, तीसरा यहाँ पे उन्होंने कारण बताया कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं कि जो हम लोग बाहर से खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे समोसा हो गया, पानी पूरी हो गई, है ना। तो अन्य कई तरह के ऐसे पदार्थ हम खाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि इनकी साफ़ सफाई होना आवश्यक रहे। साथ जो साफ़ सफाई के साथ खाना बनाया जाता है, जो पदार्थ बनाए जाते हैं उन्हें ही हमें खाने चाहिए। खुले में रखी हुई चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे डॉक्टर अनिल को और भी बातें बताती है कि खाना खाने के पहले हमें हमारे हाथों को अच्छी तरह से साबुन से या हैंड वॉश से धोना चाहिए, है ना। आप लोग सभी तो ये काम करती होंगे, लेकिन जो लोग नहीं करते उन्हें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें खाना खाने के पहले हमारे जो हाथ है वो अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। अब डॉक्टर अनिल को यह भी बताती है कि एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे ज़मीन के ऊपरी हिस्से पर पाए जाते हैं। अब इन अंडों से जो लार्वे उत्पन्न होते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पिक्चर, ये है लार्वा। तो ये लार्वे जो उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, ये लार्वे हमारी त्वचा के रास्ते क्या होता है, ये शरीर में प्रवेश करके हमारी जो आंतें होती है उन तक वो पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अपना ये घर बना देते हैं। अब इनसे कैसे बचा जा सकता है? उसका एक ही उपाय है कि हमें जो शौच के लिए जो टॉयलेट के लिए हम जाते हैं, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें उससे हमेशा शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए और हमें इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव देहातों में जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बाहर ही टॉयलेट के लिए जाते हैं। छोटे बच्चे ऐसे ही नंगे पैर यहाँ वहाँ खेलते रहते हैं, तो ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता। यही डॉक्टर अनिल को समझाती है, क्योंकि ये जो कीड़े हैं ये हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है, उसके अंदर घुसकर हमारी जो आंतें होती है उसके अंदर जाकर अपना घर बना लेते हैं। अब यहाँ पे इतना सुनकर अनिल डॉक्टर से पूछता है कि हमारे शरीर में जो सफ़ेद रक्तकण और बिंबाणु प्लेटलेट होते हैं उनका हमारे शरीर में क्या काम रहता है। तो डॉक्टर कहती है कि यह प्लेटलेट वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही की तरह होते हैं। ये वीर सिपाही ही है। जब कभी रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं या कोई भी बैक्टीरिया शरीर में घुसने की कोशिश करता है, तब यह जो है सफ़ेद कण वाइट प्लेटलेट उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव है इन रोगाणुओं को वे भीतर नहीं आने देते। बहुत से रोगों से हमारी वो रक्षा करते हैं, जैसे कि जो कीटाणु होते हैं, जो रोग होता है या जो रोगाणु होते हैं, तो हमारा जो ये हमारे जो शरीर में जो वाइट प्लेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। कोई भी रोगाणु को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। इस तरह से ये एक प्रकार के हमारे शरीर के सिपाही होते हैं। ये सिपाही की तरह काम करते हैं और कोई भी रोग हो या रोगों से हमारी वो रक्षा करते हैं। और एक बात और बताते हैं डॉक्टर अनिल को कि बिंबाणुओं का काम क्या है कि चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। जैसे कि रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है और बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त निकलना
बंद हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिख रहा होगा। तो ये बिम्बाणु क्या काम करते हैं? अगर मानो कभी हमें चोट लगती है तो हमें चोट लगने के बाद क्या होता है, वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ से ब्लड बहने लगता है। तो ये क्या काम करते हैं? तो ये हमारे जो रक्तवाहिका होती है या कटी-फटी होती है, जो उसमें मकड़ी के जाले की तरह एक जाला बुन देती है। और इससे क्या होता है, वो जो दीवार है या वो जो जहाँ पे हमारा हाथ कटा होगा तो वहाँ से जो ब्लीडिंग होता होगा तो उसमें क्या करती है, वो उस हिस्से को वो पैक कर देती है। आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऊपर देखिए स्क्रीन पर, ऊपर की पिक्चर में दिया हुआ है कि हमें अगर कुछ लगता है, चोट लगती है तो वो नसें कैसे फट जाती है। और नीचे के पिक्चर में देखिए वो जो बिम्बाणु है वो किस तरह से एक जाला बुनकर उस हिस्से को ढक देते हैं। तो अनिल इस पर बोलता है कि अगर घाव गहरा हो, अगर खून ज़्यादा बहता हो तो क्या किया जाए? ऐसे में ये डॉक्टर कहती है कि उस व्यक्ति को हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वो जो घाव है उसमें टाँके भी लगने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर के पास में पहुंचने तक का समय हमारे पास नहीं है तो क्या करना चाहिए? हमें उस चोट पर एक कपड़ा बांध देना चाहिए, कसकर, वो भी। अब क्या होता है, दबाव पड़ने से क्या होता है, रक्त का बहना कम हो जाता है ना। अगर हमें कुछ घाव हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस पर पट्टी बांधते हैं ना। इसका मतलब यही है कि अगर वो पट्टी बांधे तो वो जो कटा हुआ हिस्सा रहता है जहाँ से ब्लीडिंग होता है वो पैक हो जाता है, वो बंध जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर यही कहती है अनिल को कि दबाव पड़ने से क्या होता है, रक्त का बहना कम हो जाता है और उस व्यक्ति को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। किंतु अगर अधिक रक्त बह जाए तो उससे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत हो सकती है, ऐसे डॉक्टर अनिल को समझाते। तो इस पर अनिल कहता है कि क्या ऐसे समय किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हमें कुछ बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो कभी कभी ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति को ब्लड देना ज़रूरी माना जाता है। तो डॉक्टर अनिल को यही समझाती है कि सभी का रक्त एक सा नहीं होता, सभी का जो ब्लड है, आपको भी पता होगा कि सभी के ब्लड ग्रुप जो है वो अलग अलग होते हैं। तो डॉक्टर अनिल को यही समझाती है कि कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्तों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए बी ओ है ना। तो इस तरह से जो है वो ब्लड ग्रुप रहते हैं, क्योंकि सभी के ब्लड ग्रुप सेम नहीं रहते। अब उस रक्त समूह की जांच करने के बाद क्या होता है, उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। इसका मतलब जिसे कोई चोट लगी हो उसका जो ब्लड ग्रुप है उसी ब्लड ग्रुप का उसे ब्लड चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिल जाता तो अनिल ने पूछा कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर कहती है कि ऐसी आपातस्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, जो प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। आपको पता ही होगा ब्लड बैंक, जहाँ से अगर कोई ब्लड ग्रुप का हमें ब्लड नहीं मिलता है तो हम उस ब्लड बैंक से उस ब्लड को लाकर उस पेशेंट को हम ब्लड दे सकते हैं। और उस ब्लड बैंक में सारे रक्त समूहों को तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए भी यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। यानी डॉक्टर अनिल को समझाती है कि अगर हम रक्तदान नहीं करेंगे तो ब्लड बैंक में इस तरह से जो ब्लड बैंक होती है जिसमें रक्त सेव करके रखते हैं, अगर हम रक्तदान नहीं करेंगे तो ये ब्लड बैंक भी खाली पड़ जाएंगी, सूनी हो जाएगी, इसमें ब्लड नहीं हम जमा करके रख सकेंगे। तो इस पर क्या होगा कि कोई अगर पेशेंट रहता है जिसे ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे में उस पेशेंट को हम ब्लड या रक्तदान नहीं कर पाएंगे, उससे रक्त नहीं चढ़ाया जा सकेगा। तो डॉक्टर अनिल को यही बोलती है कि रक्तदान करना सबसे बड़ा काम होता है, समय समय पर हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। इस पर अनिल बोलता है कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? डॉक्टर बोलती है कि रक्तदान करते समय एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। अब प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है।
हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना देता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से आधी यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, डॉक्टर समझाते हुए बोलते। तो यहाँ पे यही डॉक्टर कहती है अनिल को कि कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि रक्तदान करने से या रक्त शरीर से निकालने से हमें कमज़ोरी आ जाती है। तो डॉक्टर यही समझाते हैं अनिल को कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितना हम रक्त बाहर निकालते हैं उसकी जगह नया रक्त हमारे शरीर में आ जाता है। तो इसलिए समय समय पर हमें रक्तदान ज़रूर करना चाहिए ताकि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए। अब यहाँ पे ये भी बात बताती है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। 18 वर्ष, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। 18 वर्ष के बाद ही या 18 साल के बाद ही वो व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो उससे रिलेटेड कुछ मैंने और बातें यहाँ पे लिखी है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि उम्र हमें 18 से 60 वर्ष की होनी चाहिए। हमारा वज़न 48 तक होना चाहिए और उससे कम नहीं चाहिए। और हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो 12.50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति रक्तदान के काबिल होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनिल डॉक्टर से यही बोलता है कि डॉक्टर, अगर मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं नियमित रूप से रक्तदान करूँगा। डॉक्टर कहती है शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी अनिल की पीठ ठोकते हुए ये सारी बातें उनको कहती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रक्तदान करना कितना आवश्यक होता है ना। अगर रक्तदान नहीं करेंगे तो कोई ज़रूरतमंद जिसे रक्त की आवश्यकता है, जिसे ब्लड की आवश्यकता है, उस व्यक्ति को हम ब्लड नहीं दे पाएंगे। और कभी कभी ऐसे समय में क्या होता है, उसकी जान भी जा सकती है। तो रक्तदान ही सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। तो इस तरह इस पाठ के जो लेखक है यतीश अग्रवाल, इन्होंने रक्त और हमारा शरीर, इसके बारे में बहुत ही रोचक पूर्ण जानकारी हमें बताई है। पाठ को अच्छे से एक बार फिर से पढ़ना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे। थैंक यू।